और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से है। 16 तारीख को बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान है। वर्तमान में हम सबसे बड़े दल हैं, सरकार अल्पमत में है। 8 से 10 दिन में एमपी में नई सरकार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। विधायकों के इस्तीफे और स्पीकर और राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह को उन्होंने चुनौती दी है कि बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट में साबित करें। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान है कि 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी बीजेपी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान है। वो दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और 8 से 10 दिन में एमपी में नई सरकार बन जाएगी। विधायकों के इस्तीफे स्पीकर और राज्यपाल के पास पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह को और चुनौती भी वो दे रहे हैं, बहुमत हैं तो फ्लोर टेस्ट में साबित करें। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के अपने दावे हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने भी ये दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट में जाएगी बीजेपी। जब बजट सत्र के पहले दिन महामहिम का भाषण होता है और महामहिम के पास में उस आसंदी पर दो लोग बैठते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं और एक महामहिम बैठते हैं, राज्यपाल महोदय। अब दोनों के पास में 22 के लगभग और 22 के लगभग इस्तीफे हैं दोनों के पास। तो ये सरकार जिसका आप दर्पण पढ़ने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो सरकार बहुमत में है क्या? और अगर वो बहुमत में नहीं है तो उसका अभिभाषण कैसे? अगर है तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं? तो हम तो प्रार्थना करेंगे दोनों से कि पहले फ्लोर टेस्ट हो फिर अभिभाषण हो। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए 16 तारीख को। हम लोग तो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट भी हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जब सरकार अल्पमत में है तो इस्तीफा दें और गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा नेता होगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं और जिस दिन वो कहेंगे उस दिन हम लोग बहुमत सिद्ध कर देंगे। सर, इस पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए थे, बेंगलुरु भी गए थे, तमाम सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे, विधायक थे, उनसे मुलाकात की। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह के साथ तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। देखिए, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। अल्पमत में आने के बाद मीडिया से इन्होंने माध्यम से प्रयास किया कि किसी भी तरह से भ्रम पैदा करके, बाद में वीडियो भी आ गए थे तमाम नेताओं, भ्रम पैदा करके कांग्रेस को टूटने से बचाया जाए। परंतु उन सब 22 विधायकों के भी वीडियो कल आपने देखे हैं। सभी लोगों ने सिंधिया जी के साथ अपना समर्थन दिया है और पूरी तरह से अब सरकार अल्पमत में। क्या स्टेप रहेगा सर बीजेपी का आगे सरकार बनाने को लेके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो वादे हमने जनता से किए थे चुनाव के समय, वो सब काम हम लोग करेंगे। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की मांग वो 16 तारीख को करेंगे बजट सत्र के दौरान। पार्टी इस पे जो भी रणनीति बनेगी उसके आधार पर आगे बढ़ेगी। हम तो बार बार ये कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और अब ऐसी सरकार कैसे राज्यपाल का अभिभाषण करवा सकती है, कैसे सत्र बुला सकती है? तो आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना, आपने भूपेंद्र सिंह को भी सुना, आप शिवराज सिंह को भी आपने सुना। एक बात साफ है कि अब कहीं ना कहीं से फ्लोर टेस्ट में जरूर जाने की तैयारी में है बीजेपी और यहां तक कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। भूपेंद्र सिंह भी यही कह रहे हैं और फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह कह रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं है, ये सब कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन अभिभाषण पर जरूर एक ही बात कही जा रही है कि अभिभाषण उस सरकार का क्यों जो अल्पमत में है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो बहुमत में हो या सरकार जो बन जाए उसका अभिभाषण पढ़ा जाए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ प्रदेश में संवैधानिक संकट, कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है और फ्लोर टेस्ट के लिए बंधक बनाए गए विधायकों को भी इस फ्लोर टेस्ट में आना होगा। बीजेपी पर विधायकों को बंधक बनाने का आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है। तो दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद पत्रकारों से उन्होंने बात की।
ही बातों बातों में सिंधिया को कोसा, बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि कांग्रेस के 19 विधायकों को बेंगलुरु में बीजेपी ने बंधक बनाया है और जबरदस्ती उन्हें वहां पर बंधक बनाए रखा गया। उनसे फोन तक छीन लिए गए हैं। यहां तक कि परिवार वाले चिंतित हैं। उन विधायकों के संपर्क उन विधायकों से हो नहीं पा रहा है। और जहां तक इस्तीफे का सवाल है, इस पर भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस्तीफे का अगर सवाल है तो इस्तीफे तभी मंजूर हो सकते हैं उन विधायकों के जब वो स्पीकर के सामने आकर 1 to 1 बात करेंगे और बताएंगे कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव है नहीं। यानी कि ये साफ मानिए अभी कि किसी भी सूरत में स्पीकर महोदय इन 22 इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। ये एक तस्वीर लगभग बिल्कुल साफ हो गई है, जिसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर कि भले ही भूपेंद्र सिंह ने 19 इस्तीफे सौंपे थे और कुल 22 इस्तीफे इस वक्त स्पीकर के पास हैं, लेकिन कोई भी इस्तीफा अभी एक्सेप्ट होने नहीं जा रहा है। 19 कांग्रेस के विधायक आज उनके कब्जे में हैं। परिवार के लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। फोन उनके छुड़ा लिए गए हैं। ये भी एक अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस्तीफे मंजूर हो जाएं। कहते हमारा आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अगर आंतरिक मामला है तो उन लोगों को आपने कैद क्यों कर रखा? छोड़िए, उनसे बयान दिलवा रहे हैं, वीडियो भिजवा रहे हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी मांग है माननीय स्पीकर साहब से और आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, इस देश को समझना चाहिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं, हम तैयार हैं। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। एमपी से प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने टिकट दिया था राज्यसभा के लिए और अब दूसरी सीट के लिए भी नाम तय कर दिया है। बीजेपी ने सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी अब राज्यसभा से दूसरे उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम तय कर दिया गया है राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए। हालांकि पहले जो सियासी गणित था वो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन 22 विधायक कुल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसके बाद सियासी गणित बदल सकता है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, सुमेर सिंह सोलंकी को दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बनाया गया है, इसके पीछे वजह क्या नजर आती हैं? जाति विशेष को इंगित किया गया है, ध्यान में रखा गया है, या फिर कोई और वजह है? और क्या ट्रैक रिकॉर्ड इनका बीजेपी से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, दरअसल सुमेर सिंह सोलंकी को जो राज्यसभा भेजने का फैसला बीजेपी ने किया है, उसके पीछे की 2-3 वजहें हैं और ये वजहें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर जुड़ी हुई हैं और जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, सुमेर सिंह सोलंकी के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो वो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के आनुषंगिक संगठनों में काम कर रहे हैं, आदिवासी हैं और उसी बेल्ट में वो काम कर रहे हैं। देखिए, सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिए जाने के लिए हमें विधानसभा के चुनाव की ओर लौटना होगा। 2018 में अगर आपको याद हो तो जैस ने जिस तरीके से आदिवासी बेल्ट में अपना प्रभाव जमाया और उस प्रभाव में जैस के जो संरक्षक थे हीरालाल अलावा, उस वक्त कांग्रेस ने उनको विधानसभा में टिकट देने का फैसला किया और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। जैसे और दूसरे जो संगठन है जो बड़वानी
की अगर हम बात करें, झाबुआ की बात करें, जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर काम कर रहे थे। जो सुमेर सिंह सोलंकी हैं वो दरअसल इनके काउंटर में वहां उस इलाके में काम करते हैं। पिछले काफी वक्त से वो यही काम कर रहे थे। हीरालाल अब अलावा अगर डॉक्टर थे, एम्स से आए थे, तो सुमेर सिंह जो सोलंकी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बड़वानी के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो एक तो ये कि कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने के लिए जिस जय से समझौता किया था, अब उसका काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं सुमेर सिंह सोलंकी को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। जैसा मैंने बताया कि सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी हैं, आदिवासी बेल्ट में जैस और दूसरे इस तरीके के जो संगठन हैं जो संघ की और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की गई है। एक युवा चेहरा है, लिहाजा उनको अब राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। पहला जो वरीयता थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी बीजेपी ने, दूसरी वरीयता के हिसाब से अब सुमेर सिंह सोलंकी को भेजने का फैसला किया है। प्रोफेसर हैं, जैसा मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संघ इस तरीके के जो चेहरे हैं उनको संसद में या राज्यसभा में भेजता रहता है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो बैतूल में डीडी उइकी को भेजने का फैसला किया गया था। वो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे और नौकरी छोड़कर फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अगर आपको याद हो तो। संघ की कहीं ना कहीं पसंद है और बीजेपी के जरिए अब राज्यसभा में जा रहे हैं। जी शरद रहेगा। आप दुर्गादास उइके का भी आप जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं। वो सुमेर सिंह सोलंकी का जिक्र यहां पर हो रहा है। दूसरा उम्मीदवार बीजेपी ने सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा के लिए बनाया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो आदिवासी बेल्ट है, बीजेपी हाल फिलहाल कुछ वहां पर कमजोर हुई है, उस पूरे वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रवीण जी, मैं हालांकि मुझे लगता है कि आदिवासी नहीं है सुमेर सोलंकी, शरद ज्यादा बेहतर बताएंगे। संभवतः एससी है ये, यानी अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शरद ज्यादा बेहतर बताएंगे। इनके परिवार से कोई एक सांसद भी शायद रह चुके हैं, शरद के पास ज्यादा सूचना इनके बारे में होगी। लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत सारे मसले में काम करते हैं। बेटी बचाओ वाले प्रधानमंत्री की मुहिम पर भी काम करते हैं, संघ की भी पृष्ठभूमि है। तो ये सही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को फोकस करना चाहती है बीजेपी, उन पर फोकस कर रही है। और शायद ये जो अनुराग ने बताया कि फूल सिंह बरैया के साथ कांग्रेस जा सकती है, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी एससी उम्मीदवार है, बरैया भी एससी है। यदि ये एससी हुए तो अभी मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, शरद ज्यादा पुष्ट करेंगे कि सुमेर सिंह सोलंकी शायद एससी हैं। तो कांग्रेस के पास भी उस कौम के, उस जाति के उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस अपने लोगों को उतारने के बजाय फूल सिंह बरैया को लाएगी, या फूल सिंह बरैया की आधी सदस्यता उन्होंने कांग्रेस की ले ली, ये कुछ वो मुझे डाउट है। लेकिन ये तय है कि राज्यसभा चुनाव एक तो जातिगत संतुलन साधने के साथ साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी होगा। बीजेपी को जरूरत है कि यहाँ से उसकी ताकत बढ़े, हर राज्यों में राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़े। तो इसीलिए उन्होंने ये दो उम्मीदवार निकाले। और अभी तक ये जो मिसिंग वाला गणित हम देख लें, प्रधान जितने गायब हैं, एमएलए कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनको काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो अपर हैंड दिख रही बीजेपी, और लग रहा है कि शायद 2 सीट निकाल देगी बीजेपी। बिल्कुल प्रवीण जी, रहेगा एक और बड़ी खबर, उसका आप रुख कर रहे हैं। और दरअसल खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने नोटिस जारी कर दिया है। इस्तीफा भेजने वाले 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा था, उन सभी विधायकों को स्पीकर ने नोटिस भेजा है, व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पीकर एनपी प्रजापति ने सभी 19 विधायकों को नोटिस भेज दिया है, जो सिंधिया समर्थक विधायक जिन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा है। दरअसल स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखें। प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण जी, ये बात तो साफ है, एनपी प्रजापति ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। दिग्विजय सिंह को हम पहले सुन रहे थे, वो ये कह भी रहे थे, उनके बयान से लगभग ये साफ हो रहा था कि किसी भी सूरत में अभी एनपी प्रजापति जो विधायक हैं उनका कम से कम इस्तीफा तो स्वीकार नहीं करने वाले। 2-3 चीजें हैं। देखिए प्रशांत, बीजेपी हर हालत में चाह रही है कि बजट सत्र नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे उनका लॉजिक है कि बजट सत्र को कैसे ओन कर सकते हैं वो मुख्यमंत्री जो बहुमत में नहीं है। ये मान रही है बीजेपी की बहुमत में नहीं है। अब अभी हम थोड़ी देर पहले विधानसभा से दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले उन बंधक एमएलए को तो लाइए और हम प्रोटेस्ट कराने के लिए तैयार हैं।
लेकिन हमको ये इन जी। सब चर्चाओं के बीच में प्रशांत याद रखना पड़ेगा, कर्नाटक वाले मसले में कोर्ट का दिया गया फैसला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्पीकर जो है वो बहुत लंबे वक्त तक होल्ड नहीं कर सकते, जी। वो अधिकतम शायद 7 दिन से ज्यादा इस पूरे मसले पे उन्हें कुछ ना कुछ कॉल लेना पड़ेगा। तो उसी के तहत उन्होंने इस्तीफे के बाद ये कॉल लिया कि भाई उनको ये लग रहा है कि चूंकि बीजेपी के नेता उनका इस्तीफा लेकर आए थे, भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री हैं, जी। लिहाजा स्पीकर को ये डाउट है कि जो विधायक जी। हैं वो किसी तरह के खतरे या दबाव में हैं, तो वो चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत उपस्थित होके वो अपना इस्तीफा दें। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसका काट क्या करेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाजपा पूरी तरह से अब दबाव बनाएगी प्रशांत के 16 तारीख से, यानी ज्यादा वक्त है नहीं, 4 दिन बचे हैं, जो बजट सत्र होने वाला है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण ना कराया जाए और उससे पहले ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत जी। राज्यपाल मेरी सरकार कहते हैं, ये पूरी सरकार राज्यपाल की होती है, तो जो भी अभिभाषण लिखा जाता है सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से उसे ही पढ़ते हैं राज्यपाल। तो बीजेपी ये जी। चाह रही है कि महिमा मंडन ना हो पाए कांग्रेस का जाते जाते। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे हैं कि उस सरकार का अभिभाषण कैसे जो अल्पमत में है, यानी कि अभिभाषण पढ़ा जाए लेकिन सरकार बनने के बाद यह दावा तक किया जा रहा है कि 8 से 10 दिन में नई सरकार बन जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ये दावा कर रहे थे, ऐसा आपको लग रहा है? और इस दौरान इन 8-10 दिनों में क्या स्टेप होंगे, क्या संभावित स्टेप हैं बीजेपी के और जो हो सकते हैं, जो सरकार की ओर बढ़ सकते हैं सरकार के मद्देनजर बीजेपी के? प्रवीण जी। देखिए साहब, इस पूरे मसले में अब तो ये है कि आर या पार की लड़ाई चल रही है और अगर हम देखें तो बीजेपी माइलेज में दिखती है, तो अब तो आर या पार की लड़ाई है और बीजेपी की बिल्कुल यही कोशिश होगी कि सेशन से पहले वो प्रोटेस्ट कराने की मांग करे। कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि वो एमएलए जो बाहर हैं उन्हें लाया जाए, उन्हें उनका इस्तीफा पहले रूबरू उपस्थित हो तो स्वीकार किया जाए, ये लाइन कांग्रेस दे रही है, अध्यक्ष फिर उसमें पेच लगाए। तो कुल मिला के खेल दोनों तरफ से चलेंगे, लेकिन इस खेल में अभी तक जो मुझे माइलेज दिख रहा है वो बीजेपी को दिख रहा है। जी, बीजेपी माइलेज लेती हुई नजर आ रही है। प्रवीण जी, अनुराग बात कर रहे थे विवेक तनखा से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और शायद इस पहलू पर कानूनी मसलों को वो ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे। प्रवीण जी, क्या कानूनी विकल्प कांग्रेस अपना सकती है, ऐसी कोई खबरें, और अगर अपनाते हैं तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, कानूनी विकल्प कांग्रेस के पास आप बहुत सारे दांवपेच हैं, लेकिन इस दांवपेच में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उन्हें माइलेज मिलेगा, क्योंकि कानूनी जो विकल्प हैं वो ये इस बात के हैं कि इनके इस्तीफे खारिज कराए जाएं, इनके ये कहा जाए कि ये दबाव में है, या बीजेपी के जो पुराने जो इस्तीफे इन लोगों ने एमएलए के ले रखे थे उन इस्तीफों को एस्टेब्लिश कराया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सब कानूनी विकल्प बच जाएगा, लेकिन प्रयास जरूर होगा। ये लग रही है संभावना कि कर्नाटक की तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला भी यहाँ से कोर्ट में जाए। अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो स्पीकर की है प्रशांत और राज्यपाल की है, इन दोनों की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। जी 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 जी, धन्यवाद। शरद भी हमारे साथ बने हुए थे। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।